अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 12 की मैथमेटिक्स की यूनिट 12 की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। और वो टॉपिक नंबर स्टूडेंट आपके पास है, बुक का टॉपिक नंबर है 12.6 और जो बुक का पेज है 361 पे ये टॉपिक है। और हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो आज का टॉपिक जो है वो है ओब्लीक ट्राइंगल्स। तो हम इस वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट देखेंगे कि ओब्लीक ट्राइंगल किससे कहते हैं और ओब्लीक ट्राइंगल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। स्टूडेंट ओब्लीक ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या होगी ये हमने देखना है। तो ओब्लीक ट्राइंगल स्टूडेंट अ ट्राइंगल, इसकी डेफिनेशन होगी अ ट्राइंगल विच इज नॉट राइट ट्राइंगल, यानी एक ऐसी ट्राइंगल स्टूडेंट जो कि राइट ट्राइंगल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, ओब्लीक ट्राइंगल कहते हैं। इज कॉल्ड ओब्लीक ट्राइंगल। स्टूडेंट इससे पहले जो पिछले जो वीडियो लेक्चर्स थे एक्सरसाइज यूनिट 12 के, जैसा कि एक्सरसाइज 12.3 था, वहां पर हमने देखा था स्टूडेंट कि हम एक ऐसी ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे होते थे कि जो कि राइट ट्राइंगल होती थी, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होती थी। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है स्टूडेंट जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। लेट्स सपोज अगर मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूं और इस ट्राइंगल को नाम देता हूं ABC, तो यहाँ पर ये जो एंगल C है स्टूडेंट ये 90 डिग्री का है। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो तो फिर ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल कहते हैं। अब स्टूडेंट इस राइट ट्राइंगल में लेट्स सपोज अगर इसको मैं एंगल अल्फा कहूं, इसको मैं बीटा कहूं, तो ये इस साइड को A कह देते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कह देते हैं। वहां पर हमने देखा था स्टूडेंट जो पहला जो वीडियो लेक्चर था इससे पहले एक्सरसाइज 12.3 का, उसमें हम जब भी इस ट्राइंगल को सॉल्व करते थे, किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने से मतलब ये होता है स्टूडेंट के उस ट्राइंगल के एंगल्स को फाइंड करना और उस ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करना। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जब भी अगर आपसे कहा जाए कि इस राइट ट्राइंगल को सॉल्व करें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि स्टूडेंट आपके पास tan अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे A आपके पास परपेंडिकुलर है, B आपके पास बेस है और ये जो C है ये क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है। इसी तरीके से sin अल्फा किसके इक्वल होता है, sin अल्फा इक्वल होता है A डिवाइडेड बाय C, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो cos अल्फा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा इक्वल होता है B डिवाइडेड बाय C के, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज के। इट मींस कि स्टूडेंट जब भी आप किसी राइट ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो आप उसको सॉल्व करने के लिए इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं और इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आप इस ट्राइंगल की साइड्स को भी फाइंड कर सकते हैं और इसकी जो एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, जो 2 एंगल्स हैं ये भी फाइंड कर सकते हैं। जो थर्ड एंगल है स्टूडेंट एंगल C, वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 90 डिग्री का है। लेकिन आज का हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट वो आपके पास है ओब्लीक ट्राइंगल है। यानी ओब्लीक ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं कि जो राइट ट्राइंगल ना हो, यानी जिसमें कोई एंगल भी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल ना हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये जो ट्राइंगल होगी स्टूडेंट इसमें कोई भी एंगल जो है वो राइट ट्राइंगल नहीं है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं इस वर्टेक्स को A का नाम दे देता हूं, इस वर्टेक्स को B का नाम देता हूं, इस वर्टेक्स को C का नाम देता हूं। तो ये जो ट्राइंगल ABC है दिस इज नॉट राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये आपके पास ओब्लीक ट्राइंगल होगी। स्टूडेंट ये जो वर्टेक्स A के साथ जो एंगल है इसको हम अल्फा कहेंगे, वर्टेक्स B के साथ जो एंगल है इसको बीटा कहेंगे, वर्टेक्स C के साथ जो एंगल है इसको गामा कहेंगे,
और इस ए की जो अपोजिट साइड है यानी बी सी, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल बीटा की जो अपोजिट साइड है यानी बी वर्टेक्स बी की जो अपोजिट साइड है इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टेक्स सी की जो अपोजिट साइड है इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए बी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपसे कोई कहे स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल हुई, ओब्लिक ट्रायंगल हुई। ओब्लिक ट्रायंगल इसलिए है कि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब अगर आपसे कोई कहे स्टूडेंट के इस ट्रायंगल को सॉल्व करें, सॉल्व करने से मतलब ये है कि इस ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स फाइंड करें, तो अब आप इस ट्रायंगल की साइड्स और एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में यूज होती हैं। अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, यानी जो साइड्स हैं वो ए बी सी हैं, और 3 एंगल्स हैं। जो एंगल्स हैं स्टूडेंट वो आपके पास कौन कौन से हैं, अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपने इन साइड्स और एंगल्स के दरमियान रिलेशंस बनानी है। टू सॉल्व दिस ट्रायंगल वी मेक रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, और फिर उन रिलेशंस के जरिए हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, यानी इसकी साइड्स और एंगल्स फाइंड करते हैं। तो वो रिलेशंस क्या क्या है स्टूडेंट, वो रिलेशंस आपके पास है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, इसी तरीके से लॉ ऑफ साइन है। इन रिलेशंस को हम कहते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट है, यानी ये 3 रिलेशंस हैं। पहले हम 3 रिलेशंस बनाएंगे बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल, देन we use these relations यानी law of cosine, law of sine, law of tangent to solve these oblique triangles। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन है स्टूडेंट वो है लॉ ऑफ कोसाइन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है और इसको कैसे राइट करते हैं, और फिर इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कोसाइन है। टू the first relations in oblique triangle between sides and angles, that is law of cosine। law of cosine जो है वो 3 लॉज होते हैं स्टूडेंट। वो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास है कि a स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा के इक्वल होता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन है स्टूडेंट कि b स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा के इक्वल होता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट आपके पास ये ट्रायंगल है, ओब्लिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, और इसमें ये एंगल अल्फा है, इसमें ये बीटा है, और इस एंगल को हमेशा हम क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और वर्टेक्स सी की अपोजिट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट आपने जो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन है वो क्या है, ए स्क्वायर, यानी ये जो ए स्क्वायर है ये इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस अल्फा होगा स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो एंगल अल्फा है स्टूडेंट ये इंक्लूडेड एंगल है ऑफ साइड बी एंड सी, यानी जो एंगल अल्फा है स्टूडेंट वो साइड बी और सी मिलके बनाती है। ये आपके पास साइड बी है, ये आपके पास साइड सी है, ये दोनों साइड्स मिलके जो एंगल बनाती है वो आपके पास एंगल अल्फा है। इसी तरीके से अगर बी स्क्वायर हो तो बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बीटा, वेयर बीटा इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ साइड ए एंड सी, यानी जो ए और सी मिलके जो एंगल बनाती है वो आपके पास एंगल क्या है, बीटा है। इसी तरीके से थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा है, तो गामा इज द एंगल मेड बाय द साइड ए एंड बी।
हम यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन है उसका प्रूफ करेंगे, और जो बाकी दो लॉज जो हैं वो आपने खुद सिमिलर वे से क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा है। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करने की इसका प्रूफ करने से पहले स्टूडेंट हमने कुछ रिव्यूज करने हैं, यानी जो आपके मैंने आप लोगों को यूनिट 9 के अंदर पढ़ाया था कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, यानी कोई एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास एक एंगल है, ये मैं लेट्स सपोज इस एंगल को अल्फा का नाम देता हूं, और ये एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को ओ का नाम देता हूं। इस एंगल के दो आर्म्स होते हैं स्टूडेंट, एक आर्म होता है इनिशियल आर्म, लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो ओ ए है ये इनिशियल आर्म है एंगल अल्फा का या इनिशियल साइड है, और इसी तरीके से सेकंड आर्म है स्टूडेंट ये ओ बी, दिस इज द टर्मिनल आर्म और फाइनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा, या फाइनल साइड कहेंगे इसको या फाइनल टर्मिनल आर्म कहेंगे। अब स्टूडेंट ये जो एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से, जो कि यहाँ पे क्या है ओ, ये आपके पास वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहलाता है, यानी इसको हम कहते हैं इस एंगल का वर्टेक्स है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि कोई एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। तो याद रखें कि कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है अगर उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्टूडेंट अगर उस एंगल का वर्टेक्स जो है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो, और सेकंड कंडीशन ये है कि उस एंगल की जो इनिशियल साइड है यानी ओ ए एक्स वाई प्लेन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो। तो अगर ये दो कंडीशंस किसी एंगल के अंदर सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि वो जो एंगल होता है वो स्टैंडर्ड पोजीशंस के अंदर होता है। यानी फर्ज करें अगर इसका वर्टेक्स इस एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो, ये लेट्स सपोज ओ बी है, और ये जो ओ ए है स्टूडेंट ये इस एंगल अल्फा की इनिशियल साइड है, और अगर ये इनिशियल साइड ओ ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो फिर ये जो एंगल अल्फा होगा स्टूडेंट ये किस में होगा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। अगर स्टूडेंट इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो हम कहेंगे कि वो जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। तो इट मींस कि ये वाला जो एंगल है अल्फा स्टैंडर्ड पोजीशन में। क्यों स्टैंडर्ड पोजीशन में? क्योंकि इसका जो वर्टेक्स ओ है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है, और इसकी जो इनिशियल साइड है ओ ए वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट आपने ये देखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन कैसे डिफाइन होते हैं। यानी किसी प्लेन के ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो एक्स और वाई एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आप क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन होता है, और इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। और एक्स यहाँ पे स्टूडेंट इस मींस के एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है ओरिजिन से, और डाउनवर्ड जो होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस प्लेन के ऊपर कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी इसकी पोजीशन क्या है, तो आप इसकी पोजीशंस को इस एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है स्टूडेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स से लिया जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो वाई से लिया जाएगा।
हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करें कि x क्या होगा और y क्या होगा। उसके लिए हम इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस के ऊपर। ये जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो x होगा वो 4 होगा स्टूडेंट, और जो y कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको y से लेते हैं, यानी y एक्सिस से लेते हैं। और y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं कि हम इस पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और y एक्स, ये जो परपेंडिकुलर y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम, उस नंबर को हम कहते हैं कि वो इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है, तो वो यहाँ पे 3 है, तो इट मींस कि इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 होगा और x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो याद रखें स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस से लिया जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो वाई एक्सिस से लिया जाता है। एक्स जहाँ पे 4 है तो स्टूडेंट इट मींस के एक्स एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ये 4 है स्टूडेंट, यानी ये x है आपके पास O से लेकर इस पॉइंट A तक, ये x है और x यहाँ पे क्या है 4 है, और जो y एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसको हम y कहते हैं, तो y यहाँ पे स्टूडेंट क्या है आपके पास 3 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब स्टूडेंट फर्ज करें कि मैं आपके सामने एक्स वाई प्लेन लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैं लेट्स सपोज एक पॉइंट P लेता हूं स्टूडेंट। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट स्मॉल x है और y कोऑर्डिनेट जो है वो स्मॉल y है। इसका x कोऑर्डिनेट अगर स्मॉल x है तो स्टूडेंट इट मींस कि मैं अगर इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे लेकर ओरिजिन तक जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास x होगा, यानी ये जो OA है वो आपके पास क्या है x है, और ये जो AP है स्टूडेंट, जो y एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट P का डिस्टेंस आ रहा है, ये क्या आपके पास होगा y होगा। अगर फर्ज करें स्टूडेंट मैं इस पॉइंट P को डायरेक्टली O के साथ ज्वाइन करूं, यानी ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूं, तो फिर ये जो OP एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये आपके पास लेट्स सपोज क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये हम कहेंगे कि ये जो अल्फा है स्टूडेंट ये क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्योंकि इस अल्फा की जो इनिशियल साइड है OA वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इस अल्फा का जो वर्टेक्स है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब किया है x और y की फॉर्म में, इसको मैं जरा इस अल्फा की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर जो x और y है स्टूडेंट, हम इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करेंगे कि इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पोलर फॉर्म में किसके इक्वल होंगे। पोलर फॉर्म मींस कि अगर हम किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करें इन फॉर्म ऑफ अल्फा, एंड ये जो OP है स्टूडेंट, जो फाइनल या जो आपके पास फाइनल साइड है या जो टर्मिनल साइड है, इसको लेट्स सपोज OP को मैं R कहता हूं, तो अगर हम किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को R और अल्फा की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन करना चाहूं तो उसको हमने जरा वो देखते हैं स्टूडेंट कि वो किसके इक्वल होंगे। उसके लिए देखें स्टूडेंट के आपके पास जरा गौर से देखें, ये जो ट्राइंगल बन रही है OAP, ये इसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो इट मींस कि ये आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इस राइट ट्राइंगल में स्टूडेंट की जो x है स्मॉल x OA ये बेस है, और ये जो AP है ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये जो OP है आपके पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। हमें पता है स्टूडेंट जो cos थीटा इक्वल होता है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो इस ट्राइंगल में बेस आपके पास x है
और हाइपोटेन्यूज आर है, तो इट मींस कि कॉस थीटा हम नहीं लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस एंगल को अल्फा लेट किया है, तो इट मींस कि कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, x डिवाइडेड बाय r के इक्वल होगा, तो इट मींस के कॉस अल्फा इक्वल होगा x और r होगा, तो यहाँ से x r जो है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आगे क्या होगा, r cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू r cos अल्फा होगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास क्या होता है, r cos अल्फा होता है पोलर फॉर्म में। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट अगर हम फाइंड करना चाहें पोलर फॉर्म में, तो उसके लिए देखें हमें पता है कि जो साइन अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास है y, हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, तो आप इसको लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय r, तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू आ जाएगा r साइन अल्फा, तो r सेकंड साइड पे आके साइन अल्फा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इट मींस कि इस y की जगह हम लिख सकते हैं r साइन अल्फा लिख सकते हैं, तो इट मींस के आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं स्टूडेंट, x क्या आ गया है, r cos अल्फा आ गया है, y क्या आ गया है, r साइन अल्फा आ गया है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के इन टर्म ऑफ r एंड अल्फा, यानी जो एंगल अल्फा और r के टर्म में कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो पॉइंट P के अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो r cos अल्फा है और क्या है, r sin अल्फा है, तो दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस लॉ ऑफ कोसाइन के फर्स्ट रूल को जरा डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट रूल क्या होगा। फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कोसाइन के फर्स्ट रूल है स्टूडेंट कि ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा है। तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं इस फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन को। इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल सपोज करना है, लेट अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल हम ABC लेते हैं, उस ट्राइंगल ABC को इस तरीके से लेते हैं कि सच दैट द साइड AC इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी जो ट्राइंगल AC की जो ट्राइंगल ABC की जो साइड AC है उसको हम एक्स वाई प्लेन के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, यानी AC इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फर्स्ट कंडीशन ये है, एंड द वर्टेक्स A इज, और जो वर्टेक्स A है ट्राइंगल ABC का उसको एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर लेते हैं, एंड द वर्टेक्स A इज ऑन ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ऑन ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट हमने एक ट्राइंगल लेनी है, एक ट्राइंगल कैसे लेनी है, आपने एक ट्राइंगल इस तरीके से लेनी है कि उस एक ट्राइंगल ABC लेनी है और उस ट्राइंगल ABC को इस तरीके से सपोज करना है कि उस ट्राइंगल ABC की जो साइड AC है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो और उस ट्राइंगल ABC का जो वर्टेक्स A है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो। लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्स वाई प्लेन ड्रा करता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। स्टूडेंट मैं फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास जो वर्टेक्स A है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो, तो ये एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन है ये पॉइंट, तो हम यहाँ पर वर्टेक्स A ले लेते हैं और ये जो साइड AC है स्टूडेंट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। तो मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट्स को C का नाम देता हूँ, तो ये जो साइड AC होगी स्टूडेंट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और मैं यहाँ पर कहीं स्टूडेंट पॉइंट B लेता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ पॉइंट B को A के साथ भी और C के साथ भी, तो मेरे पास ये एक ओब्लिक ट्राइंगल बन जाती है, ट्राइंगल ABC। और इस ट्राइंगल ABC में स्टूडेंट जो साइड AC है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरी बात यह है कि जो वर्टेक्स A है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है। अब स्टूडेंट इस ट्राइंगल ABC के अंदर जो वर्टेक्स A की अपोजिट साइड है ये आपके सामने बन रही है साइड BC, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो वर्टेक्स B की अपोजिट साइड है इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो
वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड स्टूडेंट जो बन रही है आपके पास ए बी, इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के साथ जो एंगल होगा स्टूडेंट वो अल्फा होगा, बी के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा, और सी के साथ जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, गामा होगा। तो इस तरीके से हम इस ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट में अगर इन पॉइंट्स के यानी ए का, वर्टेक्स ए का, वर्टेक्स सी का और वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूँ तो सबसे पहली बात है, अगर हम इस वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट को लिखना चाहें तो हमें नजर आ रहा है कि जो वर्टेक्स ए है स्टूडेंट वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है, यानी वर्टेक्स ए लाई कर रहा है ऑन ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो इट मींस के इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 होगा स्टूडेंट, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन के ऊपर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब अगर वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स को स्टूडेंट मैं फाइंड करना चाहूं तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट वो ये देखेंगे, जो सी है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और ए से लेकर ओरिजिन से लेकर इस सी तक एक्स एक्सिस के अलावा जो डिस्टेंस है वो आपके पास बी है। तो इट मींस के इस सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो बी होगा, और हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस के इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। अब स्टूडेंट आपने वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स को लिखने से पहले ये चेक करना है कि वर्टेक्स बी, ये जो एंगल अल्फा है स्टूडेंट, ये जो एंगल अल्फा आपके पास है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी जो इनिशियल साइड है आपके पास ए सी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसका जो वर्टेक्स है स्टूडेंट, इस एंगल अल्फा का जो वर्टेक्स बन रहा है वो ए बन रहा है, वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है। स्टूडेंट अगर ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है ये एंगल, तो इट मींस के इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट बी का वो आपके पास होगा सी कॉस अल्फा होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास क्या होगा, सी साइन अल्फा होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये ओ पी है तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, आर कॉस अल्फा होता था, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, आर साइन अल्फा होता था। और ये लेट्स सपोज अगर एंगल अल्फा है तो ये ओ ए था, यहाँ से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती थी, ओ ए था। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के अल्फा जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्यों स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्योंकि इसकी जो इनिशियल साइड ओ ए है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये जो अल्फा है इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। तो जब ये सिचुएशन होती थी स्टूडेंट, ओ पी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, आर का नाम दिया था। तो इट मींस के फिर पी के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स बनते थे वो क्या क्या बनते थे, आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा बनते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एंगल अल्फा है इसकी इनिशियल साइड ए सी बन रही है, और इसकी जो टर्मिनल साइड है वो ए बी बन रही है, जिसको हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, सी कहा हुआ है, यानी इस आर की जगह आपके पास क्या है, सी है, और एंगल अल्फा की जगह इधर भी क्या है, एंगल अल्फा है। तो इधर हम पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट को आर कॉस अल्फा लिखते थे, तो हम इधर पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट को सी कॉस अल्फा लिखेंगे, क्योंकि इस आर की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और जो टर्मिनल साइड है वो क्या बन रही है, ए बी बन रही है, यानी ओ पी की जगह आपके पास क्या है, ए बी है। स्टूडेंट ये ओ पी जो है ये आप किसी भी कोऑर्डिनेट में लाई करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर उसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे पोलर कोऑर्डिनेट वो आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा ही रहेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट इस पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट था वो आपके पास r sin अल्फा था, तो r की जगह इधर, इस r की जगह इधर क्या है, c है। तो इट मींस कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट B का वो क्या होगा, आपके पास c sin अल्फा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट A यानी वर्टेक्स A, B और C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपने एक और चीज पढ़ी है 9th क्लास के अंदर, जिसको आप कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट के, डिस्टेंस फार्मूले के जरिए हम दो पॉइंट्स के दरमियान क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट है B और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2 है।
तो मैं अगर आपसे कहूँ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप ए बी फिर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब हम स्टूडेंट इस डिस्टेंस फार्मूले के जरिए क्या करेंगे कि सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन बी एंड सी, यानी जो B और C के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करेंगे। ये वाला जो डिस्टेंस है BC, इसको फाइंड करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला BC स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, अंडर रूट, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो x1 y1 जो है वो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी x1 B है और y1 0 है। इसी तरीके से जो पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट है वो C cos अल्फा है, तो इसको हम x2 कंसीडर करेंगे, और पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट है C sin अल्फा, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, y2 कंसीडर करेंगे। तो अब हम अगर हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है। तो x2 आपके पास है C cos अल्फा माइनस x1 है B होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। तो y2 आपके पास स्टूडेंट है C sin अल्फा माइनस y1 है आपके पास 0 माइनस 0 होल स्क्वायर होगा। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड B, यानी A B और C के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वो इसके इक्वल होगा। अब इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो साइड BC है ये आपके पास किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो इट मींस कि इस BC की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, A पुट कर सकते हैं। तो A किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट, इसको हम स्टूडेंट A माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर A आपके पास इस A की जगह C cos अल्फा है, B की जगह आपके पास B है। तो इट मींस कि अगर मैं A स्क्वायर की जगह लिखूंगा C स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा लिखूंगा, माइनस 2AB होता है। तो 2A की जगह आपके पास C cos अल्फा है, B की जगह आपके पास B है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2BC cos अल्फा लिख सकते हैं, प्लस B स्क्वायर की जगह स्टूडेंट आपके पास यहाँ भी क्या आ जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा। और जो सेकंड स्क्वायर है स्टूडेंट C sin अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर है, तो इस 0 को हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसको जस्ट C sin अल्फा लिखेंगे। तो C sin अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, C स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा होगा। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रूफ। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो इधर आपके पास a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम स्क्वायर लेते हैं, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर रह जाएगा C स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2BC cos अल्फा प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा रह जाएगा। ये जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट C स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और ये जो लास्ट टर्म है C स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में C स्क्वायर को हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा रह जाएगा। और इसी तरीके से ये प्लस B स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे स्टूडेंट इसको, और ये जो माइनस 2BC cos अल्फा है इसको लास्ट में लिखेंगे इस टर्म को। अब स्टूडेंट हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के ये जो C स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद रीअरेंज करके लिखना चाहें तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इस B स्क्वायर को पहले लिखेंगे, B स्क्वायर प्लस ये C स्क्वायर इंटू 1 करते हैं तो C स्क्वायर ही आता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos अल्फा होगा। तो आपने देखा कि दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या था कि A स्क्वायर किसके
इक्वल होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टूडेंट आप लोगों ने जो सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन है और जो थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन है उनका भी प्रूफ इसी तरीके से ही करना है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट करवाऊंगा। तो अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।